लेकिन ये चर्चा मुझे लगता है बहुत बेहतरीन चर्चा थी, क्योंकि ये आज की वो चर्चा जो बताती है कि एक बिहारी कैसे सब पर भारी। एक बिहारी जो मतलब भले आप इसको राजनीति देखें जो देखें, 30 साल के शासन में, और इसमें किसी का राज नहीं कि नहीं छूटा हो। लोग भले ही एक को जंगल राज कहते हैं, एक को सुशासन कहते हैं, उसमें एक पार्टी को छोड़ देते हैं, लेकिन राज सबका रहा। कांग्रेस आरजेडी जहां एक तरफ अलायंस में रही, बीजेपी और जेडीयू भी अलायंस में रही, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है। हम नई नवेली जनसुराज भी जोड़ देते हैं, वो भी जेडीयू के उपाध्यक्ष रहे थे भले ही कुछ दिन जो भी हो। तो कोई एक पार्टी ऐसी नहीं रही बिहार में जिसका राज ना रहा हो और वो बिहार के इस पिछड़ेपन की जिम्मेदारी से मुक्त हो। और आज वो नतीजा है कि आज भी हमारे लोग बिहार से या दिल्ली में आकर, ये तो मतलब जो भी काम है, अब हम काम तो आप जानते हैं, लोगों को पता ही है, काम करते हैं, जीविका चलाते हैं, लेकिन क्या ये उनके लिए शर्म की बात नहीं कि इतने साल राज होने के बाद भी हमारे लोग बाहर आते हैं नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में। लेकिन ये बिहारी का जज्बा है, बिहारी का जोश है कि वो करवा चौथ में भी उसने एक एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा सिद्धार्थ सर ने कहा कि बिहारी हार नहीं मानते हुए करवा चौथ को भी उसने एक अवसर बनाकर मेहंदी की लाइन लगा दी। एक बिहारी 100 पर भारी। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। दिन रविवार, समय 1:30 बजे हम हाजिर हैं आपके साथ सिद्धार्थ मिश्रा सर के साथ बिहार डेज की चर्चा करने के लिए। सिद्धार्थ सर का परिचय देना तो मुझे लगता है बेकारी है, क्योंकि सिद्धार्थ सर को लोग जानते ही हैं और अब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी लोग जो है अब तक जान ही चुके हैं बढ़िया से। अब देखिए, इतनी आपाधापी रहती, इतनी व्यस्तताएं रहती हैं कि हम इस बार सर से मिल नहीं सके, तो हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल पे, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है बिहार डेज के अंतर्गत, हम अपने पुराने दिनों को याद करने की, अपने बिहार में किस तरह से हम समय बिताए थे, जो भी लोग दूर रह रहे हैं वो, ताकि उनसे कनेक्ट फील कर सके, अपने जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। भले तमाम सुख सुविधाओं में बड़े महानगरों में वो रह रहे हैं सुविधाओं के साथ, अपने बिहार में शायद वैसी सुविधा ना हो, लेकिन जड़ से जुड़ने का आनंद ही कुछ है। वहां बिताए गए लम्हों का मतलब कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। तो उसी कोशिश के तहत ये हमारा प्रयास है बिहार डेज का, जिसमें हम सिद्धार्थ सर के साथ मिलकर अपने उन पुराने दिनों को, जो कभी आ नहीं सकता, आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर ले, लेकिन जो समय आपका वहां बीता वो कभी वापस नहीं आएगा, तो उन दिनों को याद करने का। तो आज हम ऑनलाइन माध्यम, जैसे मैंने आपको बताया कि चूंकि व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई थी, समय नहीं मिल पाया था, लेकिन हमने सोचा ये कड़ी ना टूटे, ये कड़ी जारी रहे, इसलिए हम ये ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन कोशिश रहती है कि हम हमेशा 1-to-1 फेस टू फेस बातचीत करें। सिद्धार्थ सर, बहुत स्वागत है फिर से। और सर, अब तो दशहरा भी खत्म हो गया, अब तो दिवाली और छठ की धूम है। तमाम बिहारी लोग अब टिकट कटा रहे हैं कि टिकट मिल नहीं रहा है ट्रेन में, कि अब कैसे जाना है। आपको भी खूब फोन आ रहे होंगे कि टिकट थोड़ा कंफर्म करवा दीजिए कहीं कुछ, क्योंकि वो बिहारी नहीं जो दिवाली छठ में घर न जाए, ये माना जाता है ना। और आप चूंकि पत्रकारिता में इतने सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, आप चूंकि पत्रकारिता में इतने सीनियर, आपके अंदर भी जो रिपोर्टर्स होंगे या कर्मचारी होंगे वो छुट्टी लेते होंगे दीपावली में, छठ में, कि हम जा रहे हैं। लोग, एक बड़ा मीडिया में प्रचलित ये कहानी था, या हर जगह तो है, कि बिहारी का जाने का डेट तो कंफर्म होता है लेकिन आने का डेट कंफर्म नहीं होता है। तो आज हम इसी पर जी। हाँ चंदन, ये जो तुमने छठ वाली बात की और दिवाली वाली बात की, छठ में तभी टाइम है, अभी तो यहाँ पर दिवाली का दिल्ली में माहौल बन रहा है। और दिवाली, आज करवा चौथ है, वैसे आज शाम को करवा चौथ है जी। और आज जो वेस्टर्न यूपी की जो वेस्टर्न यूपी का जो कल्चर है, पंजाब का जो कल्चर है, वेस्टर्न यूपी का कल्चर है, दिल्ली का कल्चर है, उसमें आज महिलाएं दिन भर फास्ट रखती हैं और शाम को फिर वो झगड़ा में चांद को देख करके, पति का चेहरा देख करके फिर वो तोड़ती, जो फिल्मों में हम लोग बहुत सारा देखते हैं।
हाँ, और इसको बहुत चर्चित जो किया, जिसने बहुत चर्चित किया टेलीविजन के ऊपर, वो जब बीजेपी अपने राइजिंग डेज में थी, जब अपनी नई नई शुरुआत की थी, और जो हाँ, हिंदू रिसर्जेंस का जो पीरियड था, उसको तुम्हें याद होगा, लेट सुषमा स्वराज, सुषमा जी टीवी पर आकर के उन्होंने ये हिंदू महिलाओं के जो सारी फेस्टिवल्स थे उसको उन्होंने करना शुरू किया था, दिखाना जी, शुरू किया था, जिसको लेकर के ये फेस्टिवल काफी चर्चित हुआ। हम्म, तो मैं तो दिल्ली में करीब करीब 30 साल से हूँ, और 30 साल में मैंने देखा है कि जो करवा चौथ का फेस्टिवल है, जो कि आज यहाँ मनाया जा रहा है दिल्ली में, अ, जी सर, उसमें भी बहुत उत्पत्ति हुई है। हाँ, कल हम और हमारी पत्नी कुछ गए थे, हमारी पत्नी जब यहाँ दिल्ली में हम शादी करके आए थे, जब उन्होंने देखा था कि अगल बगल औरतें करती हैं, तो उन्होंने भी करने का मन रखा था, और हमारी माता जी से परमिशन लेना चाहा था, तो हमारी हाँ, माता जी ने डांट दिया था, कहा था कि हमारा कल्चर नहीं, हमारा कल्चर तीज करो, जितिया करो, हाँ, बहुला करो, ये सब चीजें जो है, बट सावित्री पूजा करो, ये करो, ये करवा चौथ कोई हमारा ये नहीं है, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन एज ए थर्ड पार्टी, एज एन ऑब्जर्वर, जो हम लोगों ने करवा चौथ का ग्रोथ देखा है दिल्ली में जी, पिछले 20-25 सालों में, ट्रेमेंडस। और जैसे जहां मैं रहता हूँ, कौशाम्बी कॉलोनी जहां मैं रहता हूँ, पहले वहां करवा चौथ के पहले कोई वो जो औरतें हाथ में मेहंदी मेहंदी मेहंदी, लगाती हैं, तो उसका कोई लगाने वाली का कोई ऐसा मिलता नहीं था, कोई यहाँ, और लोग जी, पास से पटपड़गंज वगैरह जाते थे। लेकिन कल मैंने देखा कि करीब करीब 1 किलोमीटर लंबा लाइन, फुटपाथ के ऊपर हाँ, औरतें बैठ करके मेहंदी लगवा रही थी, बाजार लगा हुआ था, स्टूल, कुर्सी और मेहंदी, कल और यहाँ से बाजार, वहां तक, और वो आज भी चल रहा है, और मेरे ख्याल से आज शाम 5-6 बजे तक भी चलेगा वो, और ये जी, परसों से शुरू हो गया। तो ये एक इंडिकेटर है। तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई बिहार का इससे क्या लेना देना, बिहार का इससे क्या, तो हाँ, लेकिन मैं ये बताऊं, ये जो मेहंदी लगाने वाली लड़कियां जो वहां बैठी हुई हैं, अब कहते हैं ना रिपोर्टर का खुराफाती दिमाग, तो मैंने हाँ, जाकर कोई बच्चे से पूछ लिया, भाई तुम कौन हो, क्या है, तो वो सबकी जड़ें बिहार में थी। ये जो मेहंदी लगाने वाली लड़कियां थी, खास करके जो मेहंदी लगाने वाली लड़कियां थी, हाँ, ये जी, जो जी, जी, ये जो कॉलोनी के पास में एक गांव है, जो आप जानते हैं कि दिल्ली में जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, सबके आसपास कोई गांव है जिनकी जमीन पर ये कॉलोनियां बनी, और जो इन घरों का जो सपोर्ट स्टाफ होता है, हाँ, जो वो घर इन का कॉलोनी, काम, वो इन विलेजेस में रहता है। जैसे आपके और हमारे, हम लोग कौशाम्बी में रहते हैं, भोवापुर गांव है, गाजीपुर गांव है, वहां रहता है। जी, तो वो सब और बच्चियां भोवापुर गांव की थी, और उन्होंने बताया कि उनके माता पिता सब सपोर्ट स्टाफ में इन जगहों पे काम करते हैं, हम्म, और वो सब पैदाइशी बिहार की हैं, लेकिन पली बड़ी दिल्ली की हैं। जैसे अंग्रेजी में एक आया था, एक कॉमेडी शो, हम्म, माई पेरेंट्स आर बॉर्न इन बिहार बट आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो ये इस तबके को भी लागू होता है, ये जो तबका है उनके भी, क्योंकि अब तो 20 साल 30 साल से लोग यहाँ माइग्रेट करके आ गए, रह गए। जी, बिहार जाते हैं लोग छुट्टियों में, बिहार जाते हैं, ऐसी बात नहीं जाते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे तो यहीं ग्रो अप किए। तो उन्होंने जी, एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखा कि भाई मेहंदी लगाने में, वो पार्लर वाली जो बड़े पार्लर वाली जो है, वही क्यों पैसा कमाए करवा हाँ, चौथ में। तो हाँ, उन्होंने यहाँ से वहां तक बिल्कुल रेला लगा दिया, जो कहते हैं, यहाँ पर मेरे घर से भी दिखता है, यहाँ से मतलब 1 किलोमीटर लंबा रेला लगा दिया, कुर्सी और चौकी लेकर के बैठ गई, मेहंदी लेकर के बैठी और लगा रही। और जहाँ कोई जहाँ जो वो पार्लर वाली जहाँ 500 हाथ का, 500 हजार का पैर का लेती होगी, इन्होंने 100 हाथ का 200 और 400 हाथ का प्राइस में कर दिया। तो भाई हिंदुस्तानी को तो, वो कितने भी पैसा वाला हिंदुस्तानी हो, पैसा तो बचाता ही है। एक जैसे कि ऐड आता था, क्योंकि रॉकेट का ऐड था, वो पूछता कि रॉकेट सब तो ठीक है, माइलेज कितना देता है। हम भी गाड़ी खरीदने जाते हैं, स्कूटर खरीदने जाते हैं, पूछते हैं माइलेज कितना देता है, भाई मेरे पॉकेट में कितना छेद करेगा। तो जी, एक तो मैंने आपको, आज करवा चौथ था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे आज ये बात जरूर शेयर करूं कि यहाँ पर जो मैंने कल देखा, जो यहाँ पर जो एक बिहारी एंटरप्रेन्योरशिप हम्म, और बिहारी यंग लड़कियों का जो एंटरप्रेन्योरशिप कल मैंने यहाँ देखा है बखूबी। और इन्होंने रात सुबह में, जैसे आज सुबह में आपने खुद ही टोका था कि अब लगता आप बाल वाल कटवा के आज आए हैं, तो जब मैं गया था तो मेरा जो सैलून है
जी। उससे भी बात हुई। उसने कहा कि हमारे दुकान के सामने भी एक दो लड़कियां आई थी, उन्होंने पूछा कि अंकल हम बैठ जाएं यहाँ पर कुछ कर ले, तो हमने अलाउ कर दिया। हमने कहा बहुत अच्छा किया आपने, आपने हमारे प्रदेश के एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया। तो देखिए, एक बात तो आप भी मानेंगे, देयर इज अ सीरियस साइड टू इट ऑल्सो। जी। बिहार में जो सुशासन रहा है, 20 साल का सुशासन रहा है, हम्म। उसके पहले के तो पीरियड को आप जंगल राज का नाम देते हैं, हम्म। और जो सुशासन का साल रहा है उसमें यू हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। हम्म। जो लोग रूरल इलाकों से, जो लोग यहाँ पर माइग्रेट करके आए, दिल्ली में आए, बस गए, और जो काम शायद वो बिहार में नहीं कर रहे होते, वो चूंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी हाइड हो जाती है, वो काम कर रहे हैं। घरों में बर्तन मांजने का काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाने का, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, सब तरह का काम कर रहे हैं। उनके बाल बच्चे हैं, तो अब उनके बाल बच्चे भी अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप खोज रहे हैं। बहुत सारे मॉल्स बने हैं, मॉल्स में जितनी लड़कियां आपको दिखती हैं जो ये शर्ट पैंट टाई स्कार्फ बांध करके, आप देखिएगा 50 to 60% ये लड़कियां बिहार के बैकग्राउंड की हो। बिल्कुल। तो आपने कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं की बिहार में कि ये लोग वापस बिहार जा पाए। हम्म। और यहाँ पर हम और आप तो बहुत अच्छे हैं। हालांकि हमने भी, जब हम भी, आप तो हमारे बाद आए दिल्ली, लेकिन जब मैं 80s में दिल्ली आया तो जिस तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने फेस किया, वो आपने कम फेस किया होगा, लेकिन सोचिए कि इनके तबके के लोग ने कितना सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया होगा। सोशल मुझे याद है डिस्क्रिमिनेशन। उस जमाने में जो भी ढाबे में बिहार का आदमी काम करता था उसको छोटू कह के बुलाते थे, और सारे रिक्शे वाले को ओए बिहारी बिहारी ये जी। कह के बुलाते थे। तो हमने, मतलब मैं तो आज, मतलब आपने छेड़ दिया तो नहीं, अंदर बहुत की अच्छा है। बात, अंदर के दर्द की बात है कि हम लोग के यहाँ के जो शासक रहे, रूलर्स रहे, उन लोगों ने हम लोगों के साथ जस्टिस नहीं किया। किसको अच्छा लगता है अपना देश प्रांत छोड़ करके आना? मतलब आज भी हमारी, अब दिल्ली में पॉइजनस हवा खराब है, पानी खराब है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सब कुछ, लेकिन हम यहाँ पर रहना है, क्योंकि यहाँ पर ही जो भी है यहाँ पर, वहां पर कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, ना कोई इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी है, तो अब वापस जाकर के क्या करें? और इसी सिलसिले में जो आपसे एक बार मैंने बात कही थी कि मैंने अपनी करियर की शुरुआत, पत्रकारिता के करियर की शुरुआत मैंने बिहार से की। और इनफैक्ट मेरी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल में देहरादून में हुई, कॉलेज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, बट बाय चॉइस मैं बिहार वापस गया। मैंने वहां पत्रकारिता की शुरुआत की, भागलपुर में हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो में मैंने काम किया 1-2 साल। लेकिन मुझे लगा कि मैं तो फिर जिंदगी भर वो स्ट्रिंगर ही रह जाऊंगा यहाँ पर। मुझे मेरे मेरे हुनर के बावजूद, मेरे स्किल्स के बावजूद, हाँ। मुझे उसका वो नहीं मिलेगा, और मैं जिंदगी भर वो 200, 400, 500 की नौकरी करता ही रह जाऊंगा। और इनफैक्ट मेरे पिताजी ने भी मुझे उस समय यही कहा कि भाई अगर अंग्रेजी पत्रकारिता करनी है तो बिहार तुमने सारी पढ़ाई दिल्ली में की, वहां की, वहां वापस जाओ। और मैं यहाँ वापस आ गया, और 2-2.5 महीने स्ट्रगल किया। 1994 की बात है। 1991 में मैंने भागलपुर में पत्रकारिता की शुरुआत की थी, और 94 में मैं यहाँ आ गया, और यहाँ पर फिर यहाँ का ही होके रह गया। कई बार चाहा कि वापस कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो बिहार जाकर के वापस काम करूं, आ रहा हूं, लेकिन कभी कोई ढंग की अपॉर्चुनिटी आई नहीं। ये भी तो एक कड़वा सच नहीं होंगे जी। उस समय तो कोई अखबार भी नहीं होगा, कोई समाचार माध्यम भी नहीं होगा जो आप वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलता आपको, मुझे लगता है उस समय अब तो वही सिर्फ तो नहीं, उस समय जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वहां से निकलना शुरू हो गए थे, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोज बनाए थे, लेकिन हिसाब किताब वही था। वहां पर जो बिहार के जो ईगल्स हैं कि आपकी अगर पैरवी है तो आपको स्टाफर बनेंगे, नहीं तो आप जिंदगी भर स्ट्रिंगर रह जाएंगे। ये अलग बात है कि जो स्ट्रिंगर की कहानियां बहुत अच्छी हैं, ज्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें थी। आप अखबारों में भी होता था सर। ऑफ कोर्स मैं भुक्तभोगी हूँ इस चीज का। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान टाइम्स ने उस जमाने में मुझे बिहार में अगर स्टाफर की नौकरी दी थी होती तो शायद मैं वापस नहीं। आपका सर टाइटल तो अच्छा है सर, फिर भी आपको भुक्तभोगी होना पड़ा। हाँ टाइटल अच्छा,
टाइटल अच्छा होने से क्या होता है? नहीं मैं कहते हैं ना टाइटल अच्छा, लेकिन आप जिस बात की कर रहे हैं, मेरे अनफॉर्चुनेटली मेरे हाँ परिवार में एक ये रहा कि हम लोग जिस विधा का आप प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं, उस विधा को हम लोगों ने कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया नहीं, हाँ। और कभी उस परिवेश में पले बड़े भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि स्कूलिंग देहरादून में हुई, कॉलेज यहाँ हुआ, तो कभी उस में परिवेश से पले बड़े भी नहीं। उसके बावजूद, और इनफैक्ट मैं आपको एक आयरनिकल बात बताता हूँ। जी वो भागलपुर में आप जानते होंगे, मंदार नेचर क्लब है, अरविंद मिश्रा जी हैं, उनके हाँ कर्ता जी जी धर्ता। जी जी जी। उनसे मेरी जान पहचान भी थी उस पीरियड में, मैंने उन पर कोई स्टोरीज वगैरह की थी। तो हाँ फिर हाँ जब मैं दिल्ली आ गया, पायनियर अखबार में काम करना शुरू किया मैंने, जी तो अरविंद जी ने मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया और मैंने उस पर एक स्टोरी की थी, उनका जो एक साहबगंज के पास बर्ड सैंक्चुअरी था उसके बारे में। जी। वो बहुत अच्छा डिस्प्ले मिला, ये मिला, और हिंदुस्तान टाइम्स के उस समय एडिटर थे मिस्टर पटना के। भूषण, उनका मैं भारत भूषण। तो जी जी। भारत भूषण जी ने वो स्टोरी को मार्क करके पटना एडिशन को भेजा कि भाई ये स्टोरी हमारा भागलपुर ब्यूरो क्यों नहीं कर रहा है, जो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी कर रहा है। और फिर भागलपुर ब्यूरो के मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई आपने तो हमारी बात लगा दी कि वहां हाँ पर। तो देखिए ये बड़ा आयरोनिकल था, शायद वहां रह के भी मैं वो स्टोरी करता था, लेकिन उसकी उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। तो बिहार में अगर आपने कुछ काम किया भी था, कुछ ये भी था, तो आपको शायद उस तरह का रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता जो मुझे रिकॉग्निशन यहाँ आकर के मिला। ये भी एक सच है। कहीं ना कहीं मेरा भी एक ये था कि भाई मैं ऐसी जगह काम करूं जहां मेरे काम पर रिकॉग्निशन मिले। हम्म। ये भी एक सच है। जी। तो उस समय तो सर, अब जब पत्रकारिता पर बात आ ही गई है, तो और कुछ आप याद करना, मतलब आप बदलावों को कुछ याद करना चाहेंगे तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता, खासकर अगर हम आप भागलपुर या बिहार के संदर्भ में अगर आप कुछ बोलना चाहें, याद करना देखिए, चाहें। मैंने जब पत्रकारिता की शुरुआत की भागलपुर में, मैं वहाँ हिंदुस्तान टाइम्स का ब्यूरो था, आनंद चिकित्सालय रोड पर, एसी रोड पे है, इनका तो आगे जाकर वो आदर्श में निकलता था, वहां जी। पर उसका ऑफिस था। और हम लोग 4 कलीग थे वहां पे उस दफ्तर में। एक केपी राय साहब थे जो कि हमारे ब्यूरो चीफ थे हिंदुस्तान टाइम्स के, मैं उनके नीचे था। जी। इनफैक्ट मैं कहूँ कि मेरा पहला बॉस पत्रकारिता में कोई था तो केपी रॉय थे। अच्छा। और जो हिंदी वाली टीम जो थी उसमें ज्ञानवर्धन मिश्रा, बड़े फेमस नाम है बिहार में हिंदी पत्रकारिता में, वो ठीक है। उसके ब्यूरो चीफ थे। उनके नीचे सुनील अग्रवाल जो था, वो संवाददाता थे। और प्लस कुछ लोग मुझे नाम याद आते हैं, जैसे गिरधारी लाल जोशी करके थे जनसत्ता में, ये वो संवाददाता थे वहां पर, अच्छा लिखा करते थे। और जी जनसत्ता अखबार भी वहां पढ़ा जाता था। जी। एक संजय सिंह करके थे जो दैनिक जागरण के लिए लिखा करते थे। हम्म। और इस तरह के कुछ लोग थे। तब तक भागलपुर में एडिशन शुरू नहीं हुए थे, ब्यूरोज थे। बाद में जो, जहां तक मुझे पता लगा कि, और मैंने देखा भी कि वहाँ प्रभात खबर और दैनिक जागरण वगैरह आदि ने सबने अपने एडिशंस वहां से शुरू किए। तो मुझे एक तो केपी रॉय जी ने मुझे लिखना सिखाया, मैं सही मायने में बताऊं, मैं तो आज उनको याद करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। कि मैं अंग्रेजी में एमए था दिल्ली विश्वविद्यालय से, जब मैंने पहला अपना रिपोर्ट लेकर के दिया तो उन्होंने कहा कि आपको अंग्रेजी में ऐसे नहीं लिखना है, आपको अंग्रेजी में खबर लिखनी है। और वहाँ जो जो जर्नलिज्म स्कूल में पढ़ाया जाता है, इन्वर्टेड पिरामिड, उसका मुझे हैंड्स ऑन जानकारी मिली कि कैसे जो स्टोरी का गुण है वो उसके इंट्रो में होता है, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद उनके करने के बाद मैंने बहुत अच्छे अच्छे वहां पर फीचर्स किए, स्टोरीज की। और जो एक ज्ञानवर्धन जी से मुझे बहुत, क्योंकि एक ही कमरा था, 2 टेबल कुर्सी इधर, 2 टेबल कुर्सी इधर, उसी पर बैठ करके, और पीछे एक कमरा था जिसमें कि वो जो जो सर्कुलेशन कम एडवर्टीजमेंट मैनेजर बैठते थे, और उसी के रूम में टेलीप्रिंटर लगा हुआ था जो शाम को 5 से 7 बजे तक ऑन होता था। और वो योगी योगी नाम था शायद उसका, वो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था कि 5 से 7 के बीच में सबको अपनी रिपोर्ट भिजवानी होती थी। तो फटाफट बड़ी अच्छी, बड़ी तेज टाइपिंग करता था। तो वो योगी, ये 4-5 लोग का ऑफिस था। एक वर्मा करके वो था, क्या नाम है, पियोन था। तो मैं तो ज्ञानवर्धन जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि स्टोरीज क्या होती है। वो थोड़ा
थोड़ा मजा लेने वाला पत्रकार था कि चुटकी काटो मजा लो, जबकि वो केपी रॉय साहब जो थे थोड़ा वो ओल्ड स्कूल थे। और जो स्टाइल जो था, स्टाइल ना पत्रकार का स्टाइल होता है, वो जी। स्टाइल सुनील अग्रवाल में था। वो व्यक्ति जब शाम को आता था ऑफिस से खबर लिखने के लिए, तो पहले जो हमारा पियोन था वर्मा उसको देता था एक गिलास पानी, वो उसने पानी पिया, कुल्ला उल्ला किया, पानी पिया, फिर एक फांका उसने उसका लिया, वो गुटखा कहते हैं दिल्ली में, वहां पान परा, पान परा का लिया, फिर वो एक सिगरेट जलाता था, सिगरेट को अपने इन दोनों हाथ के बीच में लगाता था सिगरेट को ऐसे, और जी, जी। उसका फिर लंबा कश लेकर के फिर लिखने बैठता था। मैं पूछता भी था सुनील भाई, पूरी स्टाइल है ये। पूरा स्टाइल है। फिर मैं पूछता भी था, और बाएं हाथ से पीता था, दाहिने से लिखता था, अब बीच बीच में चुटकी बजा करके उसका राख वो गिराता था। मैं कहता भी था सुनील भाई, मतलब आज तो आपने पूरा जहर जो आप ले रहे हो अंदर, वो अपने पेन से आप उगल दोगे उसके अंदर। तो और उसकी बहुत खटपट भी प्रशासन से होती थी, मतलब उनके खिलाफ खबरें लिखता था, ये करता था, तो था इसीलिए एंड ही हैड टू पे प्राइस फॉर इट। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जिस तरह की, जैसे कि एक बहुत फेमस फिल्म है न्यू दिल्ली टाइम्स, जो कि लोग कहते हैं जर्नलिज्म के ऊपर इट्स अ क्लासिक। तो उसके अंदर एक जो जिले का एक अखबार वाला वो कहता है कि भाई हमारा एडिटर इन चीफ तो शहर का थानेदार होता है। तो ये बात सुनील के केस में बिल्कुल ठीक उतरी, क्योंकि उसने इतना पंगा ले लिया एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ, इतना ये कर लिया कि ही हैड टू पे अ प्राइस फॉर इट एंड लीव जर्नलिज्म आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। और जो चीज, जिस तरह की खबरों को लिख करके आप तो मेरे लेखों को पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत लिखता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं कोई ऐसा थ्रेट फील नहीं करता, फेस नहीं कर पाया। और आज से 20 साल पहले तो और भी नहीं था, मतलब नेता लोग तो कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे, अपनी बात को अपने पक्ष को रखते थे। आज तो खैर वैसा माहौल नहीं है, आज ऐसा माहौल नहीं है, ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन भागलपुर में तो तब भी जो एक जिला के, मतलब मैं तो जिला संवाददाता था ना, जिला लेवल पर संवाददाता था, वहां पे जिला लेवल पर भी ऐसा माहौल नहीं था। और मुझे याद आता है कि मैंने एक खबर, एक वुमेन हरासमेंट की एक खबर, एक यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल के खिलाफ एक इंक्वायरी सेटअप हुआ था, और उस समय के जो कमिश्नर थे वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के ये थे, क्या नाम है, एक्टिंग वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने मुझे बुला के ये खबर दी थी, मैंने लिखा था कि वो जो कि एक वुमेन कलीग का कोई मेल ने हरासमेंट किया था, यू वुड नॉट बिलीव, अगले दिन उनके लठायत हमारे ऑफिस आ गए थे, आनंद चिकित्सालय में। अच्छा। हाँ। और उस समय मुझे फिर, अब बहुत पुरानी बात हो गई, भागलपुर के एसएसपी थे कोई, मिस्टर वर्मा नाम था उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर हम लोग जाके उनसे मिले थे और काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मांगा था कि कोई हरासमेंट। ये सब भी कुछ कारण रहे थे कि मैं वहां से शिफ्ट कर गया। मुझे रहा कि अगर यहाँ पर पत्रकारिता भागलपुर के रहकर करनी है तो फिर वो दूसरा ही उसका एक हिसाब किताब है। इन्हीं कारणों से मैं वहां से निकल गया। लेकिन वो सीखने का उन 2 साल में बहुत मौका मिला। और अभी भी मैं आपके लिए मैं प्रोग्राम इसलिए करता हूं चंदन, मैं सही बताऊं, आज मैं दिल्ली के बाहर हूं और किसी जलसे में हूं, फंक्शन में हूं, समय नहीं मिल पाया आपसे बात करने का, लेकिन मैं फिर भी आपसे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपसे और आपके माध्यम से भागलपुर से जुड़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे पत्रकारिता की शुरुआत वहां से हुई। और आज अगर विकिपीडिया पे मेरा पेज है, मेरे नाम से पेज है और इतने पुस्तकों का अंबार है, सब कुछ है, तो उसकी बीज का रोपण तो भागलपुर में ही हुआ। और वो जो कहते हैं ना कि वो जो चस्का लगा बाईलाइन देखने का, वो तो भागलपुर में ही हुआ। और इसीलिए इनफैक्ट मैं आपको एक बार फिर से इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ये कार्यक्रम मेरे साथ करते हैं और मुझे झकझोरते हैं कि मैं भागलपुर के बारे में बात करूं। और इनफैक्ट मैं भी सोचता हूं कि चंदन से कल क्या बात करूंगा,
और जो कुछ सोचता हूँ वो तुम लेकिन बात ऐसी शुरुआत कर देते हो कि बात ही बदल जाती है। जो सोच कर आता हूँ जो है सो आज मैं सोच कर आया था कि भागलपुर के कई तरह के समोसे हैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन तुमने बात ही पलट दी आज लेकर के। खैर चलो, इसके बारे में कभी अगले बार इसके बारे में जरूर बात करेंगे। और बड़े मजेदार किस्सा है कि मैंने कैसे डिस्कवर किया कि एक छोटे से शहर में कल्चरली समोसा का जो टाइप है, समोसा सिंघाड़ा का जो टाइप है, वो भागलपुर के कल्चरल मोज़ाइक को डिफाइन करता है, डिफरेंट कल्चरल मोज़ाइक को। वो किसी अगले एपिसोड में इसके बारे में जरूर बात करें, अगली बारी चर्चा करेंगे सर। और ये बात सही है कि हम कोई पहले से सोच के चर्चा नहीं करते किस चीज पे चर्चा करना। ये आज का एक उदाहरण है, जैसा कि सर ने बताया, कि सिद्धार्थ सर ने बताया कि सर ने सोचा था कुछ और, चर्चा किसी और दिशा में चली गई। लेकिन ये चर्चा मुझे लगता है बहुत बेहतरीन चर्चा थी, क्योंकि ये आज की वो चर्चा जो बताती है कि एक बिहारी कैसे सब पर भारी। एक बिहारी जो मतलब भले आप इसको राजनीति देखें जो देखें, 30 साल के शासन में, और इसमें किसी का राज नहीं कि नहीं छूटा हो। लोग भले ही एक को जंगल राज कहते हैं, एक को सुशासन कहते हैं, उसमें एक पार्टी को छोड़ देते हैं, लेकिन राज सबका रहा। कांग्रेस आरजेडी जहां एक तरफ अलायंस में रही, बीजेपी और जेडीयू भी अलायंस में रही, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है। हम नई नवेली जनसुराज भी जोड़ देते हैं, वो भी जेडीयू के उपाध्यक्ष रहे थे भले ही कुछ दिन, जो भी हो। तो कोई एक पार्टी ऐसी नहीं रही बिहार में जिसका राज ना रहा हो और वो बिहार के इस पिछड़ेपन की जिम्मेदारी से मुक्त हो। और आज वो नतीजा है कि आज भी हमारे लोग बिहार से या दिल्ली में आकर, ये तो मतलब जो भी काम है, अब हम काम तो आप जानते हैं, लोगों को पता ही है, काम करते हैं, जीविका चलाते हैं। लेकिन क्या ये उनके लिए शर्म की बात नहीं कि इतने साल राज होने के बाद भी हमारे लोग बाहर आते हैं नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में। लेकिन ये बिहारी का जज्बा है, बिहारी का जोश है कि वो करवा चौथ में भी उसने एक एंटरप्रेन्योरशिप, जैसा सिद्धार्थ सर ने कहा कि बिहारी हार नहीं मानते हुए करवा चौथ को भी उसने एक अवसर बनाकर मेहंदी की लाइन लगा दी। एक बिहारी 100 पर भारी। ये चर्चा आज की मुझे लगता है आज तक की सबसे बेहतरीन चर्चा थी, क्योंकि ये अनायास ही निकलता है। और हमने कहा कि इस कड़ी को हम टूटने नहीं देना चाहते, क्योंकि सर बाहर थे, तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, ऑनलाइन ही जुड़ते हैं। कोशिश दे रहे थे कि हम फेस टू फेस आमने सामने बैठे तो और मजा आता है। लेकिन इसमें भी मुझे जो सबसे अच्छी लगी कि एक बिहारी जिस हालात में बाहर आता है, काम की तलाश में जैसे भी आता है, तो वो हिम्मत हारने की बजाय वो रास्ते खोजता है कि कैसे हमें सेट करना, कैसे खुद को स्थापित करना। जैसा कि आप देख लीजिए करवा चौथ है, और ये बात सही है कि आज सुबह तक जो दिल्ली एनसीआर के बाजारों में लंबी लाइनें लगी रही मेहंदी लगाने के लिए। और हमारी बिहार की बहनें बेटियां तो बचपन से हर सोमवार को या कोई उपवास के दिन मेहंदी लगाती थी, तो वो तो इनमें पारंगत हैं। तो कैसे उन्होंने इसको अपना हथियार बनाया, बिहारी एंटरप्रेन्योरशिप का भी ये एक उदाहरण है। तो सिद्धार्थ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाहर रहते हुए समय निकाला और इस चर्चा के लिए आपने जो इतनी मतलब बेहतरीन करवा चौथ वाला उसमें घुसा दिया, और आज का दिन भी वैसा ही था, तो ये रिलेवेंट भी हो गया। तो सर हम फिर अगले हफ्ते जुड़ेंगे और अगले हफ्ते बात करेंगे। तो साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो पॉकेट अलाउ करता हो तो ज्वाइन भी करिए, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को चलाने में संसाधन की जरूरत होती है, तो उसमें आप ज्वाइन भी करें। बाकी तो हम ऐसे ही आपको आपके दिनों की याद दिलाते रहेंगे, आपकी यादों को झकझोरते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू चंदन, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।